अभी नीट में बचे आपके लगभग 60 डेज और अभी भी अगर आपके बायोलॉजी में 100 नंबर 200 नंबर या फिर 300 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं या फिर अभी तक आपने स्टार्ट ही नहीं करा है इस सोच में कि शायद मेरे से नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे आसान जो है मार्क्स गेन करना, मार्क्स स्कोर करना, उस सब्जेक्ट का नाम भी है बायोलॉजी। क्योंकि यहाँ पे बस आपको लिमिटेड चीजें पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चीजें बार बार पढ़ना है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं और कुछ गलतियों के कारण एक अच्छा खासा मेहनत करने के बावजूद भी उनके नीट में बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स नहीं आते या फिर मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आते और फिर उनको लगने लगता है कि बायोलॉजी ही हार्ड है। तो आज के वीडियो में हम 3 चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज पे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करते हो जिसकी वजह से आपके जो सबसे आसान सब्जेक्ट है दैट इज बायोलॉजी उसमें मार्क्स कम आते हैं। दूसरी चीज है बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट के हिसाब से एनसीईआरटी क्यों है, उस पे मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी कैसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज जो इस वीडियो का मेन टाइटल है दैट इज हाउ टू डिकोड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ते सब है बट उससे नंबर कैसे लाना है, हमें नीट में कैसे नंबर लाना है, बेस्ट स्कोर कैसे लाना है, परफेक्ट स्कोर कैसे लाना है, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। इन तीनों चीजों पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट करता हूँ। 90% लोग आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, हेल्प लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि मुझे भी इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में स्टार्ट करता हूँ इस बात से जो आप मेरे से सवाल पूछते हो, क्या भैया 60 डेज के अंदर बायोलॉजी के अंदर 320 प्लस या फिर 340 मार्क्स जीरो से लाना क्या पॉसिबल है? मैं बोलूंगा हाँ। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि बायोलॉजी के अंदर चीजें लिमिटेड है। दिमाग मत दौड़ाना, जो चीजें मैं बोलूंगा इस वीडियो में वो बस कर लेना। मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि मिनिमम 320 नंबर अगर आपने पूरे अच्छे से फॉलो कर लिया तो 340 नंबर आएंगे, वो भी 60 दिन के अंदर। मैं इस कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आप 2 महीनों के अंदर 340 मार्क्स ले आओगे? क्योंकि हमारे पास चीजें लिमिटेड है। बस 2 बुक है, एनसीईआरटी के 2 बुक्स, और बस उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी हम इस चीज में बताएंगे। सोचो ना, न्यूमेरिकल्स है ना कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है कि हमें समझना है समझाना है, वो सब चीजें कुछ नहीं है। बस 2 बुक है जिसको डिकोड करना है, अच्छे से डिकोड करना है और दिमाग में रखना है। दिमाग में चीजें तभी रहते हैं जब आप उसको समझते हो। अगर चीजें आप समझोगे नहीं, सोचोगे आप डायरेक्टली रट ले, तो चीजें दिमाग में कैसे रहेंगी। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो इस वीडियो का, हम उस पर लौटते हैं वापस से कि बच्चे कौन कौन से गलतियां करते हैं। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी को इग्नोर करना। आप बड़े बड़े कोचिंग के मॉड्यूल्स में, बड़े बड़े कोचिंग के जो मॉक टेस्ट में जो बाहर से सवाल आते हैं उसके चक्कर में उलझ जाते हो। भाई 1-2 सवाल नीट में बाहर से आते हैं, उसके चक्कर में आप पूरे बुक को इग्नोर कर रहे हो। दूसरी चीज है कि देखो बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड लगते हैं और बायोलॉजी उनको अच्छा लगने लगता है। आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, तो सोचते हैं कि यार एक्स्ट्रा पढ़े एक्स्ट्रा पढ़े, जैसे जैसे उनको मजा आ रहा है। और इस चीज में आग में घी डालने का काम करता है आपके कोचिंग वाले, वो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। भाई एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स को बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे जो एनसीईआरटी में है भी नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। भाई उनको भर स्मार्ट बनने दो, उनको अपना कोचिंग चलाना है, उनको अपना धंधा चलाना है, उनको दिखाना है कि मैं बच्चों को इतना सारा पढ़ाता हूँ। आपको दिखाना नहीं है ना, आपको मास्टर नहीं बनना है ना। बस आपको क्या करना है, आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, बस एक सीट चाहिए आपको। तो सीट कहां से मिलेंगे? एनसीईआरटी से। लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखो, लिमिटेड चीजें पढ़ो बट बार बार पढ़ो। तो अगर आप बायोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर का चीजें पढ़ रहे हो, इस वीडियो के बाद उन सारी चीजों को फेंक देना। हैक्स, माइंड मैप्स कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब चीज मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में, जब डिकोड करने का बताऊंगा कैसे आप एनसीईआरटी के बुक के अंदर ही हैक्स बना सकते हो, डिकोड कैसे कर सकते हो, कैसे माइंड मैप बना सकते हो, सब चीज आप खुद से बनाओगे। तीसरी गलती है बस एनसीईआरटी को पढ़ लेना। आप समझ में आ गए भैया, चलो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ जाता है। भाई बस उसको कहानी की तरह पढ़ लेना। फिर बोलते यार एनसीईआरटी समझ नहीं आता यार, बहुत ही ज्यादा हार्ड है यार, एनसीईआरटी तो समझ ही नहीं आता है, नहीं पढ़ना मुझे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको समझना होता है। एनसीईआरटी का जो वर्डिंग है ना, एक बार अगर उस वर्डिंग को आप समझ गए तो दिमाग से वो चीजें जाती नहीं। 4 साल पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था जब नीट का एग्जाम दिया था, अभी तक वो वर्डिंग मेरे दिमाग में अभी तक छपा हुआ। जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सेम चीजें वही चीजें बताता हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज को अच्छे से समझा था, जो मेरे टीचर थे अच्छे से मुझे समझाए थे। अब हम बात करते हैं वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट कैसे? आप बोल रहे हो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, सब लोग बोलते हैं, मैं कोई नया नहीं, सब लोग बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे? चलिए इस चीज को मैं प्रूव करता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीट में 360 नंबर के बायोलॉजी में पेपर आते हैं, मतलब 90 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं तो उसमें से
88 क्वेश्चन, 88 टू 87 क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से होते हैं, और 1 से 2 सवाल या 3 सवाल, मैक्स टू मैक्स 2 होते हैं, 3 तक भी नहीं पहुंचते हैं, जो एनसीईआरटी से इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब समझ रहे हो, बस आप एनसीईआरटी को एज इट इज पढ़ के भी जाओगे ना तो आपके 350 नंबर आएंगे। और अगर आपने पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से डिकोड कर लिया, तो आपके पूरे भी मार्क्स आ सकते हैं। वो जो 2 सवाल आते हैं, 1 सवाल आता है, जिसके चक्कर में सब लोग परेशान होते हैं, 8-8 10-10 मॉड्यूल्स छाप देते हैं कोचिंग वाले, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, नोट्स के पीछे भाग रहे हो, उससे 1 या 2 सवाल होते हैं, वो भी इनडायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं। अगर एनसीईआरटी का आपके पास नॉलेज है तो वो भी चीजें बन जाते हैं। लेकिन ये चीज एक प्रूफ पॉइंट नहीं हुआ। चलो ठीक है, पेपर में आते हैं, आप बोलोगे भैया हमारे जो टीचर है वो भी एनसीईआरटी से पढ़ा देते हैं, एनसीईआरटी वाला ही चीजें पढ़ाते हैं, तो आप ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जैसे मुझे बोलते हैं बच्चे लोग कि हमारे टीचर्स तो एनसीईआरटी को कवर कर देते हैं, सब चीजें करते हैं। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है, जो अब मैं बता रहा हूँ सुनना। चलो अज्यूम कर लो कि पेपर लेंदी आया है, बायो का पेपर लेंदी आया है, ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि चलो लेट इट बी कि बायो का पेपर लेंदी आया है, कोई भी पिछले साल आया हो या कभी भी आया हो या फिर आने वाला है। तो बायो का पेपर लेंदी कैसे बन सकता है? क्या उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं? नहीं। क्या उसमें एक्स्ट्रा चीजें होते हैं? नहीं। उसमें होते क्या है? बायो का पेपर लेंदी हम कैसे बोल सकते हैं? बायो का पेपर लेंदी तभी बोल सकते हैं जो उसमें असर्शन रीजन बहुत सारे आ जाए, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत सारे आ जाए, या फिर तीसरी चीज है कि डायग्राम आ गए बहुत सारे, तब बोलोगे भाई बायो का पेपर लेंदी। अब मैं बताता हूं तुम्हें, असर्शन रीजन कहां से बनेंगे? डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से। क्या कोई मॉड्यूल से बनेंगे? नहीं। क्या कोई और एक्स्ट्रा नोट से बनेंगे? नहीं। क्या कोई माइंड मैप से बनेंगे? नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कहां से आते हैं? डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से, वहीं से उठाते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से, कहीं और से नहीं। तीसरी चीज है डायग्राम कहां से आते हैं नीट में? 100% डायग्राम आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। मतलब आपके पास 2 बुक है, 11th और 12th, 300 पेज के आसपास के बुक होंगे। मतलब अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि अगर सबसे लेंदी पेपर भी बनाया जाए तो पेपर का जो 99% चीजें रहेंगे वो एनसीईआरटी से ही है। और फिर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे अच्छे से, पढ़ना मतलब रीडिंग नहीं होता है, अच्छे से कैसे पढ़ूंगा, वीडियो का लास्ट सेगमेंट वही, हाउ टू डिकोड एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपने पूरे साल एक्स्ट्रा चीजें के पीछे भागा है। नीट में बायोलॉजी में खास करके एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है, लिमिटेड चीजें पढ़ना होता है, बट उसे बार बार पढ़ना होता है। तो हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट में, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया चलो आपने बता दिया कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी समझ ही तो नहीं आता है, इतना ज्यादा टफ वर्ड यूज करता है, बोरिंग है, कैसे पढ़ूं? उसे तो बिल्कुल समझ में आता है, इतना बोरिंग लगता है, एक पेज पढ़ता हूँ फेंक देता हूँ, या फिर पढ़ता हूँ तो कहानी की तरह याद करता हूँ, भूल जाता हूँ। जब तक आप एनसीईआरटी को समझोगे नहीं ना, उसके लाइनिंग को नहीं समझोगे ना, तब तक आप भूलते जाओगे। और जब तक आप उसे समझोगे नहीं तब तक आपको बोरिंग लगेंगे। आपको वो चीजें इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं मॉड्यूल्स वाले? क्योंकि उसमें सिंपल सा चीजें लिखे रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें लिखे रहते हैं, उसमें वो भी चीजें लिखी हैं जो हमें याद ही नहीं करना। पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी को, पहले ये बताता हूं मैं कि सबसे पहले कहां से पढ़ना है। अरे एनसीईआरटी तो हो गया, बट अकेला पढ़ पाओगे क्या? आप सोचोगे एनसीईआरटी बैठ के आप कभी आपने पढ़ा ही नहीं, अब एनसीईआरटी रख लिया आपने, चलो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मैंने ऐसा मान लिया कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको 300 से ज्यादा नंबर लाने हैं 2 महीनों में, 320 लाने, 340 नंबर लाने, तो जीरो से स्टार्ट करोगे तो पढ़ोगे कैसे एनसीईआरटी को? आपने बता दिया सब कुछ, अब उसे पढ़ना कैसे है? क्या तुम एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओगे, एनिमल किंगडम उसमें खोल लोगे या फिर इकोलॉजी खोल लोगे और स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, तुम्हें समझ आ जाएंगे? नहीं, फिर वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखना है। चलो ये मेरा एनसीईआरटी बुक है, मैंने उसे सामने रख लिया। उसके बाद पहले मैं 1 शॉट वीडियो खोलूंगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 6-7 घंटा की, अगर पर चैप्टर के 5-6 घंटा के 1 शॉट बहुत अच्छे मिल जाते हैं यूट्यूब पे, उनको सामने खोल लेना। जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हो ऐसे टीचर का ट्राई करना, खोल लेना सामने, एक पेन उठाना आपको या पेंसिल उठाना, जो जो चीजें सर बता रहे हैं आपको एनसीईआरटी बुक में ही लिखना है, कहीं एक्स्ट्रा कोई शॉर्ट नोट्स नहीं जी, कोई नोट्स नहीं जी, जो है आपका शॉर्ट नोट्स सब आपका एनसीईआरटी ही, उसमें लिखना है चीजों को, उनसे पढ़ना है, उनसे पढ़ना है, इस चीज को लिखना है। पहली बार तो आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी आपके पूरे समझ में आ जाएंगे, उसको जब सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे तब खुद से रिवाइज करोगे। अब चलते हैं दूसरी चीज, जो वीडियो का मेन सेगमेंट है, हाउ टू डिकोड एनसीईआरटी। मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, ठीक है, मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ बच्चों को, दैट इज पेड कोर्स है, 499 चार्जेस है, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं। तो वहां पे मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता हूँ और कैसे डिकोड करता हूँ एनसीईआरटी, कि उन बच्चों को मैं क्लास में ही चीजें समझा के याद करवा देता हूँ। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। चलो मैं अभी लेटेस्ट जो सिलेबस मैंने खत्म किया, आज मैंने टेस्ट भी ले लिया बच्चों को, इकोलॉजी मैंने खत्म किया, इकोलॉजी पार्ट मैंने खत्म किया।
देखो, अगर मैं डिकोड की बात करूँ, अगर मैं हाउ टू डिकोड की बात करूँ कि हमें डिकोड कैसे करना है एनसीईआरटी को। डिकोड का मतलब होता है कि एनसीईआरटी की हर लाइन को समझना, क्योंकि एनसीईआरटी से अगर हमें सवाल बनाने हैं, उससे अगर हमें सवाल बनाने तो हर लाइन को समझना, और समझना क्यों इम्पोर्टेंट है उसके पीछे की रीज़न बात करूँ। अगर एनसीईआरटी की 100% इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपने एनसीईआरटी का हर लाइन समझ गया, तो 70% चीज़ें एज़ इट इज़ आपको कहानी की तरह आपके दिमाग में घुस जाएँगे, अच्छे से वो बैठ जाएँगे अगर आपको समझाने वाला टीचर अच्छा रहा तो। और 30% चीज़ें ही बस हमें याद करना होता है, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, जो हमारे डेटा, डेट और नेम ऑफ साइंटिस्ट और डायग्राम, ये 30% में आते हैं और ये चीज़ें हमें याद करना है। और इसे याद करने का तरीका क्या होता है, वो भी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। लेकिन अगर कोई चैप्टर आप जैसे स्टार्ट किए हो पढ़ना, जैसे मैं अपना अगर बात करूँ, जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इकोलॉजी की बात करता हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको इतना ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से कितने सवाल आएँगे, जैसे 10 से 12 सवाल इसमें आते हैं। भाई पढ़ना बायो टोटल है, बायोलॉजी पढ़ना टोटल है, बट हमें पता होना चाहिए कौन से यूनिट से कितने सवाल आते हैं, ताकि मैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ चैप्टर में, कि कौन से चैप्टर हमें कितना एनर्जी देना है, कौन से चैप्टर में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बात करता हूँ कि देखो, ये जगह होते हैं, ये एनसीईआरटी खाली जगह होते हैं, आपके बुक में भी होंगे, ये सारे जगह खाली होते हैं, ये सारे जगह खाली होते हैं, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली है, ये जगह सारे खाली है। तो इसको क्या करना है भाई? क्या बस एनसीईआरटी को पढ़ के बस छोड़ देना है? इस जगह को क्या करना है? इस जगह को आपको इसका समरी लिखना है। जो आपने यहाँ पे टोटल पढ़ा है, इसको समराइज़ करके यहाँ पे लिखना है। जो भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है और क्या लिखना है, वो चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन उससे भी पहले हमें 3 चीज़ें पता होना चाहिए, कि अगर कोई भी चैप्टर से हमें 3 चीज़ें पता होना चाहिए। इससे नंबर ऑफ सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन्स आएँगे। दूसरी चीज़ है कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, चैप्टर के अंदर टॉपिक कौन से इम्पोर्टेंट है। टॉपिक इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक मत, अरे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ जाओ, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और कौन से लाइन से पहले सवाल आ चुके हैं, पीवाईक्यू कौन से लाइन से बने हैं। ये 3 चीजें हमें पता होना चाहिए। एक तीनों बताना किसका काम है, आपका टीचर का काम है, जो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर फिर भी आपको टीचर नहीं बता पा रहे हैं, तो खुद से पीवाईक्यू लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बेस्ट होता है कि चैप्टर पढ़ते टाइम ही टीचर बता दे, जैसे मैं बताता हूँ, मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैं बच्चों को कैसे बताता हूँ। इससे क्या होता है कि हमें इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आ जाती है, कि भाई इससे अगर पहले सवाल आया तो आगे भी सवाल आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ में आ जाता है कि भाई पढ़ना तो सब है, बट इस चैप्टर को हमें ज्यादा पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाता है। ये 3 चीज इसमें हमें फायदा हो जाता है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर आप जीरो से स्टार्ट करो, या फिर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, खुद को जीरो मान लो। अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर 300 से लोअर मार्क्स आ रहे हैं, खुद को जीरो मान के स्टार्ट करो कि मुझे नहीं आता है, मुझे एनसीईआरटी को जीरो से मान से। सबसे पहले एक पूरा एक चैप्टर का लिस्ट बनाओ, चैप्टर का एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ, सारे चैप्टर्स का अपने सामने चिपका दो। सिलेक्ट टीचर्स हु डिकोड एनसीईआरटी लाइंस, जो आपको एनसीईआरटी के लाइन को डिकोड करता अच्छे से पढ़ाता, और फिर एक पूरा प्रॉपर प्लानर बनाओ अगले 60 दिन का। ये आपको करना है, इतने सारे काम आपको करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिकोड कैसे करना है, मेन डिकोड इसको कैसे पढ़ना है। चीज और आती है कि अंडरलाइन कैसे करना है। सबसे पहले 2 पेन यूज किया करो, एक रेड पेन, दूसरा ब्लू पेन। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जो कोई लाइन्स अगर आप भूल जाओगे, बाद में अगर भूल जाओगे, तो उस इंपॉर्टेंट लाइन को रेड से सिंबल से दे दिया करो, ताकि वो आपको बार बार डेंजर का चीजें दिखाते रहें। और ब्लू लाइन से जो भी नॉर्मल चीजें हैं, जो आपको याद है या फिर याद रहेंगे, उसको आप ब्लू लाइन बना सकते हो, या फिर ब्लू पेन से बना सकते हो। देखो, अगर मैं डिकोड सीरीज की बात करूँ, जो मैं अभी रिसेंट में पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को, इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने इकोलॉजी में इकोसिस्टम में मैं एक पढ़ा रहा हूँ एनर्जी फ्लो। तो अगर मैं एनर्जी फ्लो पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इधर के जो साइड के स्पेस होते हैं, जो ब्लैंक स्पेस होते हैं, जिसे हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे बच्चों को अपने समझा रहा हूँ, सबसे पहली बात, जो मैंने रेड से बनाया है, यहाँ पे जो मैंने रेड का कर रखा है, बच्चों को समझाया मैंने क्लास में, उसका मतलब चीजें बच्चे भूल जाएंगे। ये पार वगैरह क्या होते हैं, यहाँ से पीवाईक्यू, यहाँ से सवाल आते हैं, तो पहले ही बता दिया हूँ, जितना भी आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहे हैं, ये सारा पीवाईक्यू है, इससे पहले सवाल आ चुका है। 2 से 10% होते हैं जो पार का, वही जो प्लांट्स अपना 2 से 10% ही यूज करते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का। तो ये सवाल पीवाईक्यू बन चुका है, तो मैंने इन बच्चों को ये अंडरलाइन करा दिया है, मैंने हाईलाइट करा दिया कि ये पीवाईक्यू है। तो अब अगर आप रिवाइज करने जा रहे हो, अगर इस पेज पे आपका रिवीजन करना है, तो सबसे पहले क्या देखना है, यही जो हाईलाइटेड पॉइंट है,
यूनिडायरेक्शनल फ्लो होते हैं एनर्जी का, ये चीज़ें आपको देखना है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा जो ये लाइन होता है, जो एनसीईआरटी का जो बोरिंग सा आपको लाइन दिखता है, इस लाइन को आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों को समझाया, ये डायग्राम लेकर कि ये प्लांट्स है या फिर ट्रीज है, सनलाइट उधर से सनलाइट आ रही है, यहाँ पे 50% जो लाइट आती है, यहाँ पे सबसे पहले 100% लाइट लाइट यहाँ पे आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, दैट इज इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, आईएसआर। ये जो होता है हमारा आईएसआर होता है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। उसके अंदर जो 50% होती है, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको बोलते हैं पार। अब इस पार में से सिर्फ 2 से 10% ही लाइट या फिर बोलो एनर्जी यूज करता है। कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करता है। तो देखो मैंने इसको एक पूरा डायग्राम के फॉर्म में दे दिया है। अगर कोई भी चीज, कोई भी बोरिंग चीज को आप लाइन या फिर पैराग्राफ से उठा के अगर उसको इमेज में बना दिए, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें छप जाती है। जैसे हम मूवी हमारे हम मुझे इसलिए याद रहती है क्योंकि मैंने उसको सामने से देखा है। यही अगर काम अगर आप यहाँ पे खुद से करोगे और इस सारे चीज़ों को यूज़ करोगे, इस लाइन को यूज़ करोगे, तो चीज़ें आपके लिए काम आ जाएँगी। जितना भी यहाँ से जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उसको अगर आप इधर लिख दोगे, इधर लिख दोगे, इधर लिख दोगे, इधर लिख दोगे, ये सारी चीज़ अगर आपने लिख लिया, तो रिवीजन के टाइम पे आपको इधर देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ इधर देखो, आपके काम हो जाएँगे। ये मैंने गंदा कर दिया, चलो दूसरे पेज लेके आपको बताता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। इस पेज का एग्जांपल लेता हूँ आपको, ये भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है, एनर्जी फ्लो का ही है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो पूरी जो पेज है, यहाँ से जो पीवाईक्यू बना है, देखो आप उधर से मैंने रेड से मार्क कर दिया पीवाईक्यू, और जो भी मैंने हाईलाइट करवाया है, वो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी का जो लाइन होता है ना, अगर डायरेक्टली आप याद करने का ट्राई करोगे ना, तो चीज़ें बोरिंग हो जाती है। तो जो एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, या फिर डेट है, या फिर डेटा है, या फिर कोई साइंटिस्ट का नाम है, उसको उठा के साइड में लिखना होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने साइड में जो भी इस पेज से जो भी सवाल आ सकते थे, ये जो साइड ब्लैंक जो जगह है व्हाइट, वहाँ पे मैंने लिख दिया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर फ्लो और या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, वो थ्रू डीएफसी होता है, मतलब डेट्राइटस फूड चेन की थ्रू होता है। तो जो ये बीच में जो एनसीईआरटी ने इस लाइन में लिखा था, इसको मैंने साइड में लिख दिया। उसी तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी या फिर ट्रांसफर होता है, वो जीएफसी से होता है। तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि जब आप रिवीजन करने आओगे या फिर बच्चों को दिमाग में डायरेक्टली आएँगे कि यार इस चीज़ को हमें पढ़ना है, क्योंकि इस पेज से अगर पीवाईक्यू आ रहा है, तो चीज़ को आप निकाल के अगर आप साइड में रख दिए, खुद के हैंडराइटिंग में आप चीज़ें लिख दोगे ना, तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहते हैं। बायोलॉजी में आपको चीज़ों को खुद से इंटरेस्टिंग बनाना होगा, क्योंकि बायोलॉजी में करना क्या होता है ना कि एनसीईआरटी के जो लाइन्स होते हैं उसको निकाल के बाहर लिखना होता है। कोई पेज लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा सीट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी की चीज़ों को एनसीईआरटी में ही लिखो और इस तरीके से हाइलाइट करो जिस तरीके से मैंने किया है। देखो ब्लू से आपको सारा पेज हाइलाइटेड दिख रहा होगा, लेकिन क्या ब्लू से सबको याद रखना है क्या? नहीं। उसमें जो ज़्यादा हाइलाइटेड पार्ट है या फिर जो रेड लाइन से है या फिर जो साइड का है, ये जो साइड का जो चीज़ें दिख रहे हैं ना आपको, ये जो साइड का जो चीज़ें दिख रहे हैं ना आपको एनसीईआरटी में, जो हमारे अक्षरों से, जो मैं लिखवाता हूँ, जो मेरे बच्चे लिखते हैं या फिर आप जो लिखोगे, जो भी आपको टीचर पढ़ाएँगे, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो मैंने तरीका बताया, जिस तरीके से मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, अगर आपको भी पढ़ना, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आप अगर 0 पे हो या फिर 100 नंबर, 200 नंबर पे हो, और अगर आपको 300 प्लस मार्क्स गारंटीड लाना है, तो बस जो चीज़ें मैं बताऊँगा, वो चीज़ें कर लेना। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ सामने कि मेरे सामने कोई गधा बैठा हुआ है। आप 0 पे हो ना, कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, बस मेरा क्लास कर लेना और जो चीज़ें बताऊँगा, मैं एनसीईआरटी का हर एक लाइन याद कराने की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ कि हर एक चैप्टर को 6 टू 7 टाइम्स रिवाइज करा देता हूँ। 6 टू 7 टाइम्स, अगर कोई 6 से 7 बार अगर रिवाइज कर लिया, तो भूलने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो हमारा एनसीईआरटी डिकोड सीरीज चल रहा है, मतलब जो बैच चल रहा है, प्राइस है 499। जो भी आपके चैप्टर छूट जाएंगे मैं वापस से करा दूंगा। क्लास की टाइमिंग है 9 बजे रात से 12 बजे तक डेली चलते हैं, और सैटरडे को 8 घंटे की क्लास चलती है, मैराथन क्लास। मॉक टेस्ट दी जाती है हर चैप्टर फिनिश होने के बाद। मॉक टेस्ट फुल्ली एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और फुल मॉक टेस्ट बाद में दिया जाएगा जब मैं सारा पढ़ा दूंगा। तो लास्ट 20 दिन तक फुल मॉक टेस्ट दूंगा और रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा। ये ग्रांटेड 0 टू 300 प्लस मार्क्स चल रहे हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर देना। तो आपने देख लिया कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। देखो
एनसीईआरटी को यूटिलाइज करना, एनसीईआरटी को समझना और उसको वहीं का वहीं याद कर देना। अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाता है जो आपके एनसीईआरटी के हर लाइन को डिकोड करके आपको समझाता है और वो चीजें बताता है कि किन चीजों को हमें याद रखना है और किन चीजों को हमें भूलना है। चलो आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया, चाहे मेरे से पढ़ाया कहीं और से पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया आपने, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है? अगर कोई आपने आज चैप्टर पढ़ लिया, जैसे मैं क्या समझाता हूँ बच्चों को, सुनो। अगर कोई चैप्टर, जैसे मैं आज कोई टॉपिक पढ़ाया, तो आज मैंने 3 घंटे की जो भी टॉपिक पढ़ाया, तो मैक्सिमम चीजें क्लास में ही चीजें याद हो जाते हैं। अब मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो आपको भी करना है, कि कल जैसे आज मैंने पढ़ाया तो कल को आपको सेम चीज को 1 घंटे के लिए या फिर 30 मिनट के लिए रिवाइज करना है। 1 घंटे के लिए या 30 मिनट के लिए रिवाइज करना है पूरे चैप्टर को। और कौन कौन सी चीजें रिवाइज करना है? जो हाई वेटेज चीजें जो मैंने एनसीईआरटी के साइड में लिखा है, बुक के ही साइड में जो मैं आपने देखा जो मैं लिखता हूँ, उस चीज को एक बार ध्यान लगाना है। इस तरीके से आप देखोगे कि 3 से 4 मिनट में आप एक पेज को रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि लास्ट डे आपने उस चीज को अच्छे से देखा था, समझा था। आज बस ऊपर ऊपर से देख रहे हो, आपके दिमाग में वो चीजें रिकॉल हो रहे हैं। तो एक बड़ा चैप्टर भी आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो इस तरीके से। आपने कर लिया क्या? उसके बाद सवाल लगा लेना? नहीं, फिर 2 दिन वेट करो। आज चैप्टर खत्म हुआ, जैसे आज इकोसिस्टम खत्म हुआ, अगर आपने खत्म करा, कल इसको आपको रिवाइज करना है 1 घंटे के लिए। अगर उससे पहले हो जाए तो और भी बढ़िया। फिर 2 दिन वेट करो, फिर तीसरा दिन आप उस चैप्टर का पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा जो सवाल होते हैं वो लगाओ। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल लगाओ। 2 दिन बाद ही सवाल क्यों लगाना है? आप गलती क्या करते हो, आज चैप्टर पढ़ा, फटाक से आज ही सवाल लगा दिया। अरे भाई, आज चैप्टर पढ़े हो तो चीजें तो आपके पास ऑलरेडी याद होंगे, बेसिक सी बात है। तो चीजें याद होंगे, आपने लगा दिया सवाल, फिर 4 दिन बाद भूल जाओगे। आज आपने जो चीजें पढ़ा क्लास में, जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया, तो क्लास में ही आपको 1-2 बार तो रिवीजन हो जाना चाहिए। जो अगर टीचर पढ़ाने वाले अच्छे हैं तो 1-2 बार तो रिवाइज करवा देते हैं, पढ़ाया फिर उसको समराइज करके रिवाइज करा देते हैं, जैसे मैं बच्चों को कराता हूँ, ठीक है। तो चीजें वहीं पे हो गया। कल को वापस से आपने 1 घंटा उस चैप्टर में दिया तो रिवीजन हो गया, मतलब 3 टाइम रिवीजन हो गया। जब आप सवाल लगाओगे तो उस टाइम आप चौथी बार रिवीजन कर रहे हो। सोचो कि एक चीज को मैं 3 दिन के अंदर 4 बार पढ़ रहा हूं, वो चीजें मैं कैसे भूल सकता हूं? फिर वो जो होगी, जो आपका प्राइमरी मेमोरी है, जो टेम्पररी मेमोरी है, वो सेकेंडरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी में चेंज हो जाएंगे। और एक लास्ट उस पे जाके एक लास्ट जो टचअप देना है, वो ये करना है कि जो चैप्टर्स आपने आज पढ़ा, विद इन 7 डेज, सवाल लगाने के बाद विद इन 7 डेज उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लो। मतलब अगर चैप्टर आपने आज पढ़ा तो कल तो रिवीजन करना है 1 घंटे, बट जब आप वापस से रिवीजन करने जाओगे तो बस आधा घंटा रिवाइज करना है। बस वही चीजें देखना है जो आपने इंपॉर्टेंस मार्क करे, उसको बस आप एक बार देख लो। इतना अगर आपने कर लिया, एक बार आपने क्लास में पढ़ लिया, क्लास में टीचर ने आपको एक बार रिवाइज करा दिया समरी के फॉर्म में 2 बार, एक बार तीसरी बार जो आपने अगले दिन रिवाइज करा, चौथी बार जो आपने सवाल लगाया, और विद इन 7 डेज 7वां दिन आपको उसी चैप्टर को आधे घंटे के लिए रिवाइज करा। एक चैप्टर को 7 दिन के अंदर अगर 5 बार आप रिवाइज कर लिए, दैट इज इनफ टू स्कोर फुल मार्क्स फ्रॉम दैट चैप्टर। सोचो कि इस तरीके से आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, क्या कभी भूल पाओगे? क्या फिर भाई में नंबर लाना हार्ड है? नहीं, आपको तरीका नहीं पता है, आपको चीजें पता ही नहीं है, बस आप मेहनत करते हो। मैं आपके मेहनत पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, आप मेहनत करते हो, या तो आपको तरीका नहीं पता है, या फिर जहां से आप पढ़ रहे हो वो चीजें आपको मिस गाइड कर रहे हैं, इसीलिए आपके बायो में स्कोर नहीं आ रहे। अरे आपके 20 नंबर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, कोचिंग वाले ओवर स्मार्ट बन के एक्स्ट्रा सवाल दे रहे हैं, 20 नंबर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो कोई बात नहीं, नंबर हमें लाना कहाँ है? हमें नंबर लाना है नीट में। तो नीट के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, इस तरीके से जो मैंने तरीका आपको बताया चैप्टर पढ़ने का, और जो मैंने डिकोड करने का आपको बताया, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, अगर इस तरीके से आपने अगर बायो पढ़ लिया तो आपको 340 और 330 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो मेरा बैच जो मैंने स्टार्ट किया बायो का 10-15 दिन पहले स्टार्ट किया, उसका नाम ही दिया हूँ गारंटीड बैच फॉर 0 to 340 मार्क्स। क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। मैं बच्चों को पकड़ के पढ़वा रहा हूँ, पकड़ के उसको तरीका समझा रहा हूँ। तरीका अगर अच्छे से एक बार पता चल गया बच्चों को, मुझे इतना पता है आप लोग मेहनती हो, तो सबका सपना है भाई डॉक्टर बनना। किसका मन नहीं करता कि डॉक्टर बने? सबको पता है ना कि सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, और लगे हुए भी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे मेंटरशिप हो या फिर जो टेलीग्राम पे बच्चे देखता हूँ पढ़ रहे होते हैं, पढ़ ही रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। मैं 8 घंटे की बायोलॉजी क्लास लेता हूँ, वीक में एक दिन 8 घंटे क्लास लेता हूँ, 8 घंटे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। सैटरडे नाइट को हम मैराथन क्लास लेते हैं, 8 घंटे बच्चे मेरे साथ बैठ के पढ़ते हैं। मतलब मेहनत कर रहे हैं, पहले भी मेहनत कर रहे होंगे बच्चे, आप भी मेहनत कर रहे होंगे, बस आपको चीजें सही बताई नहीं गई।
आपको लिमिटेड वे में नहीं किया गया। आप कोचिंग वाले ने अपने प्रचार करने के लिए, अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए आपको उसमें आप बस पीस गए हैं, वो आपके साथ खेल रहे हैं। आप मेहनत करना जानते हो, आप मेहनत कर रहे हो, तरीका सुधार लो, एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डाल लो। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो वो भी चीजें मैंने आपको बता दिया। आपके 330 और 340 नंबर पक्का आएंगे। और अभी के टाइम पे एक चीज और मैं बोलूंगा, गिव अप मत करना, बिल्कुल भी गिव अप मत करना। 0 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, मैं बायोलॉजी में 340 नंबर ला के दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री देख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी प्लान दे रखा हूँ, वहां से करो। पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, 200 नंबर पे अटके हो, 300 नंबर पे अटके हो, टेस्ट में नंबर आएंगे। तरीका सुधारो, तरीका सुधारो, नंबर आएंगे। खुद पे भरोसा दिखाओ, खुद पे। तुम्हें अगर कभी डीमोटिवेट फील होता है ना, कभी लगता है ना कि यार मेरे से नहीं होगा, तो बस इस पल को याद करना कि अगर अभी नहीं हुआ ना, तो अगले 1 साल भी तुम यही सेम जिंदगी जियोगे, नरक वाली, जहां पे ना तो अच्छे से फोन चला सकता है। फोन चलाने, पोस्ट डालने से पहले सोचो यार लोग क्या बोलेंगे। किसी से मुंह छिपाओगे, यार फिर से देख लिया मुझे क्या ही बोलेगा, तो भैया बेटा इस बार भी नहीं हुआ क्या। तो ये सब चीजें अगर दिमाग से हटाना है, सब चीजों को अपने फ्रीडम वाली जिंदगी जीना है, तो ये जो 2 महीने है ना, मजदूरों की तरह मेहनत करो, मजदूरों की तरह मेहनत करो। कंफर्ट वाली जिंदगी से बाहर आओ, खुद को अपने लिमिट से बाहर जाओ, वैसा मेहनत करो जैसा तुमने आज तक लाइफ में करा ही नहीं है। लोग बोल रहे नहीं होंगे 2 महीना में कुछ नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ होंगे। लोगों ने लास्ट ईयर भी करे थे, इस साल भी करोगे। वो वैसे लोग बोलते हैं तुम्हें कि 2 महीने में नहीं होंगे, 3 महीने में होंगे, जिसने आज तक खुद जिंदगी में कुछ नहीं करा है। या फिर एक तो होते हैं जिसने खुद जिंदगी में कुछ नहीं करा, तो वो लोग बोल रहे थे। या दूसरा वो लोग बोलते हैं जिनको बिजनेस करना है तुमसे, ताकि तुम वापस से अगले साल उनके बैच में जाओ और अगले साल वापस से पैसा दो। उनको तो फायदा है ना। अपने आप पे भरोसा दिखाओ, एक बार खुद पे भरोसा करके देखो, सही तरीका से करके देखो, सही स्ट्रेटजी से करके देखो। चीजें ऐसे बदलती है ना जिसके तुम कभी सपना भी नहीं देखे होगे। अगर तुम खुद पे भरोसा कर सकते हो तो चीजों को स्टार्ट करो। अब अगर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, देखता हूँ बहुत सारे निगेटिव माइंड के लोग होते हैं, यार मेरे से नहीं होगा, यार लोग 4 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़े, क्या पता हो 4 साल से पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, तुम्हें कैसे पता हो क्या कर रहे हैं। तुम खुद पे भरोसा नहीं करोगे ना, तुम खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे ना, तो मैं रहूं या कोई भी रहे, इवन भगवान भी आके तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकते हैं कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन मैं करवाऊंगा। क्योंकि हमें कोई चीज अगर चाहिए, अगर मुझे कोई चीजें चाहिए, चाहत और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मेरे अंदर होना चाहिए उस चीज के, कि भाई वो चीजें मुझे चाहिए, तो उस चीज के लिए मुझे चाहिए मतलब, और उसके लिए मैं करके दिखाऊंगा। तो बस इतना ही बोलूंगा, पढ़ाई अच्छे से करो। और मुझे पता है तुम लोग मेहनत कर रहे हो, बस तरीका थोड़ा इधर उधर गड़बड़ है, चीजें करना स्टार्ट करो। जो मेहनत नहीं कर रहे हो ना, 0 पे हो ना, स्टार्ट करके देखो, 4 दिन में तुम्हारे सब चीज स्ट्रेस टेंशन डिमोटिवेशन सब खत्म हो जाएंगे। चीजों को खत्म करने का एक ही तरीका है, और उस तरीका का नाम है मेहनत, हार्डवर्क। हार्डवर्क करो, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है या फिर उस मेंटरशिप के बारे में जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आपको इधर वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड वर्क हार्ड।